वेबिनार में जुड़े सभी लोगों का स्वागत है। आज गिरनारी मंडल का 682वां वेबिनार है। वेबिनार नंबर 682। आज के वक्ता हैं आणंद से डॉक्टर भवभूति भाई एस एम मेहता, जो कामधेनु यूनिवर्सिटी आणंद में है। उसमें डेयरी साइंस कॉलेज है। तो डेयरी साइंस कॉलेज का डेयरी केमिस्ट्री विभाग के हेड एवं एसोसिएट प्रोफेसर हैं डॉक्टर भवभूति एम मेहता। जो उनका जो विषय है विविध प्राणियों का दूध और उसका रासायनिक संगठन। जो डॉक्टर भवभूति मेहता का थोड़ा और परिचय मैं दे देता हूँ। 2006 से कॉलेज में कार्यरत रहे हैं और 19 साल से वो पढ़ा रहे हैं। 50 से ज़्यादा रिसर्च पेपर्स उनके प्रकाशित हुए, आर्टिकल्स वगैरह। 5 बुक का उन्होंने एडिटिंग किया है। 12 से ज़्यादा स्टूडेंट को उन्होंने गाइड किया है एम टेक के लिए। तो डॉक्टर भवभूति एम मेहता साहब से अनुरोध है कि वो अपना वक्तव्य अब शुरू कर सकते हैं। नमस्कार सर, जय धन्वंतरी। जय धन्वंतरी, सर्वेभ्यो नमो नमः। आज के वेबिनार में जुड़े हुए सभी महानुभावों, अतिथि गणों, वैद्य गणों जो आयुर्वेद में रुचि रखते हैं एवं वनस्पति में जो रुचि रखते हैं, सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का जो मेरा विषय है मिल्क, ए स्पीशीज ऑफ द वेरियस एनिमल। तो मैं आज का जो मेरा वेबिनार में गुजराती एवं हिंदी दोनों में मैं आपको बताऊंगा। आज जो यहाँ 2 या 3 लोग जो गुजराती नहीं जानते उनको भी मैं इस तरह पढ़ाऊंगा, इस तरह प्रेजेंट करूंगा, उनको भी पता चल जाएगा। तो बीच बीच में मैं गुजराती, हिंदी एवं अंग्रेजी जहाँ जरूर पड़े वहाँ बोलूंगा। और मुझे आशा है कि ये वेबिनार आपको मिल्क, दूध, उसका रासायनिक बंधारण, दैट इज कॉल्ड केमिकल कंपोजिशन, वो क्या है उसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिलेंगे। और अंत में जो भी आपको डाउट है, क्वेश्चन है, हम उस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। सो अभी मैं शेयरिंग द स्लाइड्स। सबसे पहले સૌથી પ્રથમ આપણે પૂરા સંસારને સુખ શાંતિ મળે એ માટે શાંતિ મંત્ર ઓમ સર્વે ભવन्तु સુખિનઃ સર્વે સन्तु નિરામયઃ સર્વે ભદ્રાણि પશ્યन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अब हम जो बात करेंगे श्वेतेषु दुग्धम प्रवरम, जो वामन पुराण में एक श्लोक है, उसमें बताया है कि दुनिया में, विश्व में जो भी व्हाइट कलर की जो आइटम है, थिंग्स है, इट इज अमंग देम, उसमें सबसे मिल्क, दूध, वो सर्वोत्तम श्रेष्ठ है। मिल्क इज द बेस्ट थिंग अमंग ऑल व्हाइट थिंग इन द वर्ल्ड। श्वेतेषु दुग्धम प्रवरम। तो હવે મારો મુખ્ય વિષય છે विविध प्राणियों ना दूध અને તેનું रासायनिक બંધારણ। जो हम अभी तक आयुर्वेद में अलग अलग मिल्क के प्रकार, उसके बारे में भी बात किया गया है। तो यहाँ पे मैं मेनली काउ, गाय, महिषी यानी बफेलो, भैंस, फिर आपका घेडू, बकरू, ऊंट અને કેમલ, ऊंट, ये दरेक विषय હું વિસ્તૃતથી તમને જણાવીશ। तो સૌપ્રથમ આપણે જોઈએ તો વિશ્વમાં, પૂરા દુનિયામાં સૌથી વધુ પશુધન ધરાવતો દેશ ભારત છે અને ભારત में 5335 मिलियन पशुधन है। ओके, तो हिंदी में बोलूंगा, दोनों में, ठीक है। तो पूरे विश्व में हम बात करेंगे तो अमंग द केटल्स, जो भी दूध वाले प्राणी है, उसमें से हमारे देश पे
535 मिलियन एनिमल्स है, प्राणी है। उसमें से जो मैक्सिमम जो दूध उत्पादन है, टोटल दूध उत्पादन इन हमारे देश में, उसमें 95% जो भी मिल्क उत्पादन दूध है इंडिया में, उसके 95%, 55% गाय और भैंस उसके कारण होता है। अब हम पूरे विश्व की बात करें तो विश्व में 85% वो गाय विल कंट्रीब्यूट द मिल्क, यानी जो हमारे गाय है उसका 85% मिल्क में कंट्रीब्यूशन करता है। 11% वो बफेलो भैंस का दूध है, 2.3% गोट का मिल्क है, 1.4% शीप गेटी का दूध है, और ओनली 0.2% वो कैमल मिल्क है। तो पूरे विश्व में हम बाइफर्केशन करें तो गाय वो अधिक दूध देने वाली प्राणी में गिनती होती है उसकी। अब पूरे हम कंपैरिजन करें भारत और वर्ल्ड में, तो अभी जो लेटेस्ट डेटा है 2022-23, 23-24 का भी इट इज अंडर पाइपलाइन में ही है। तो भारत में बात करें तो दूध उत्पादन मिल्क प्रोडक्शन वो 230.58 मिलियन मेट्रिक टन है। कंपैरिजन विश्व में, पूरा विश्व में देखे तो 930, तो यानी हमारा जो देश है भारत देश, वो दूध उत्पादन मिल्क प्रोडक्शन में सबसे आगे नंबर 1 देश में उसकी गिनती की जाती है। और पर कैपिटा कंजप्शन यानी पर माथादीठ, भारत નું माथादीठ उत्पादन यानी पर कैपिटा प्रोडक्शन ऑफ मिल्क वो 457 मिलियन ग्राम पर डे पे इसकी गिनती की जाती है। सो हम बात करेंगे तो हमारा इंडिया, भारत विश्व में, पूरे देश में, पूरे दुनिया में नंबर 1 कंट्री की तरह वो इमर्जिंग हो रहा है। और आगामी 10 साल में ये मिल्क प्रोडक्शन उससे भी ज्यादा होने वाला है। प्रिडिक्शन है 250 मिलियन मेट्रिक टन दूध उत्पादन 2010 साल के बाद हमारे टारगेट है, और हम उससे पहले अचीवमेंट कर पाएंगे। अब हम हर एक स्पीशीज की बात करें इंडिया में, भारत में, तो सपोज बफेलो मिल्क की बात करें तो जो देसी बफेलो है, इंडिजिनियस यानी देसी हमारी खुद औलाद, वो 31.94% कंट्रीब्यूट करता है। जो बफेलो है विच इज नॉट डिस्क्रिप्टिव, इसमें कोई उसका डिस्क्रिप्शन नहीं है, वो देसी है या उसका कोई हाइब्रिड है या उसका कोई जेनेटिकली कोई मेकअप अभी तक हमको मिला नहीं है, वो 12.87% कंट्रीब्यूट करता है। गोड है वो 3.3% कंट्रीब्यूट करता है। जो देसी गाय है, काव हमारी खुद की औलाद, वो 10.73% कंट्रीब्यूशन करता है, जो अभी तक टोटल मिल्क प्रोडक्शन होता है उसमें से। जो एक्सोस्टिक है, जो बाहर की फॉरेन की गाय है, वो हार्डली कंट्रीब्यूट 1.86%। जो क्रॉस ब्रीड है, देसी और जो विदेशी, उसका जो क्रॉस ब्रीडिंग से जो मिल्क हम लेते हैं वो ऑलमोस्ट 30%, 29.81%। एंड जो काव नॉन डिस्क्रिप्शन जो काव है उसकी औलाद है, उसमें अभी पता नहीं वेदर इट इज इंडिजियस, हमारी देसी गाय है, क्रॉस ब्रीड है या एक्सोस्टिक, वो 9.5% कंट्रीब्यूट करता है। नाउ आप सरप्राइजली देखो कि हमारे भारत में दूध उत्पादन की हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ओनली 20%, खाली 20% ही ऑर्गेनाइज सेक्टर है, यानी हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटी है या जो प्राइवेट कंपनी है, वो 20% कंट्रीब्यूट करता है मिल्क कलेक्शन में। वेरेस 80% दिस इज अनऑर्गेनाइज, यानी कोई जो मिल्क है कोई लोकल वेंडर से कलेक्ट करता है या जो मिल्क खेडूत है फार्मर से, वो खुद के लिए कंजप्शन के लिए यूज करता है। तो जो हमारा 20% ऑर्गेनाइज है, जो 20% से जो ज्यादा बढ़ा रहे इंस्टेड ऑफ 20%, इवन हम 10% यानी 30 या 40% यहाँ करें तो हमारे विश्व में, दुनिया में आप सोचो कि भारत में मिल्क उत्पादन, मिल्क प्रोडक्शन का डेटा कितना हाई होगा। एमोंग दिस जो 20% ऑर्गेनाइज सेक्टर है, यानी पूरा मार्को से फॉर एग्जाम्पल गुजरात में अमूल कोऑपरेटिव है, AMU, अमूल मीन्स आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। सो ऐसे ही नंबर ऑफ कोऑपरेटिव हर एक जिले में है, हर एक स्टेट में है, तो उसका कंट्रीब्यूशन ओनली 10% ही है। प्राइवेट जो कंपनी है दे आल्सो कंट्रीब्यूट 10%, मेरे जो लोकल वेंडर है, घर जो घर में आपको जाते मिल देते, उसका कंट्रीब्यूशन 32% है, और सेल्फ कंजप्शन वो 48% है।
सो यहाँ देयर इज नीड, हमारे फार्मर को थोड़ा मोटिवेट करना चाहिए कि वो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोऑपरेटिव में ज्यादा से ज्यादा मिल्क दे, तो इससे ऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी मिलेगी और हमारा अल्टीमेटली हमारी डेयरी इंडस्ट्री, इंडियन डेयरी इंडस्ट्री, उसका भी अच्छी तरह ग्रोथ होगा। सर समझाय છે બધાને? હા વિઠ્ઠલે સર? હા સમજાય છે ओके ठीक है। ओके नाउ ये 2019 की डेटा है मेरे पास। तो इसमें जो हम कंपेयर करें, गुजरात की बात करें, तो गुजरात में काव की संख्या 9.63 मिलियन है। मिलियन है 10 लाख, 10 लैक्स, 9.63 into 10 लैक्स। भैंस की बात करें तो उसका प्रोपोर्शन 10.54% है, मिलियंस है। गेंडू बकरी तो उसका भी प्रोपोर्शन आप देखेंगे तो लेस देन 5% है, और ऊंट तो हार्डली 0.03 मिलियंस है। तो इसी तरह हम पूरे स्टेट, हर एक स्टेट का भी डेटा है, पर लुकिंग टू द हमारे गुजरात की जो भी बात कर रहे हैं, तो भैंस का कंट्रीब्यूशन रिलेटिवली 10 मिलियन है एज कम्पेयर टू द काउ में। पर धीरे धीरे अब जो फार्मर्स है उसमें थोड़ा अवेयरनेस भी आना चालू हो गया है। वो लोग गाय, जो इंडिजियस गाय है, जो देसी गाय है, गाँव है, हमारी गाय है, उसमें भी थोड़ा थोड़ा बढ़ोतरी करना भी उन्होंने चालू कर दिया है। सो आगामी 5 साल में ऐसा टारगेट है कि जो गाँव का जो प्रोडक्शन है, मिल्क प्रोडक्शन है, या उसकी जो पॉपुलेशन है, बस्ती, वो भी रेट भी ज्यादा होने की संभावना है। अब दूध, मिल्क की जो बात करें, उसकी डेफिनेशन, व्याख्या। सो केमिस्ट्री के लिए हम देखेंगे, सो मिल्क इज अ नेचुरल सिक्रीशन। मिल्क है वो कुदरती जैविक प्रवाही यानी लिक्विड फ्लूइड है, जो इट इज मीन फॉर उसके जो न्यूबॉर्न बेबी है, नानो वाछड़ी हो, उसके लिए ये कुदरत ने एक फ्लूइड उत्पन्न किया है, दैट इज कॉल्ड मिल्क। So पहले I will just go through गुजराती and then explain in English. Don't worry, या हिंदी में भी बात करूंगा। रासायनिक दृष्टिए दूध एक कुदरती यानी नेचुरल, जटिल, कॉम्प्लेक्स, विभिन्न घटकों धरावતું खूब नाजुक संतुलित पदार्थ है। यानी मिल्क में हर एक कंपोनेंट इस तरह बैलेंस में है कि पूरे हम जितना भी आविष्कार करें, ह्यूमन बीइंग, मानस है, वो नेवर प्रोड्यूस द मिल्क एंड ब्लड, दूध અને લોહી કોઈ भी તમે લેબોરેટરીમાં બનાવી શકશો નહીં। हमारे जो मिल्क है वो हाईली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। 1 लाख से भी ज्यादा उसमें अलग अलग कंपोनेंट पाए गए हैं। जैविक रासायनिक यानी बायोलॉजिकल फ्लूइड, जैविक मीन्स बायोलॉजिकल फ्लूइड, इसमें फेड होता है, चर्बी फेड, उसमें ग्लोब्यूल्स फॉर्म में, छोटे छोटे कण के फॉर्म में होता है। जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन नत्रल पदार्थों, और कैल्शियम एंड मैग्नीशियम जो आपका मिनरल्स होता है, वो अद्राव्य मीन्स इट इज इनसोल्यूबल। और जो रिमेनिंग पोर्शन है, सम ऑफ द प्रोटीन नत्रल पदार्थ एंड सम ऑफ द मिनरल्स दे आर वाटर सोल्यूबल, वो पानी में द्राव्य होता है। यानी हम जो फेट के माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो छोटे छोटे कण के स्वरूप में पाए जाते हैं। प्रोटीन होता है, प्रोटीन जो नत्रल, वो हमारे जो मिल्क है उसमें कोलोइडल फॉर्म में, कोलोइडल है कि हम पूरा अंधेरा कर दे, उसमें रोशनी करें तो जो मिट्टी के रचकण होते हैं, पार्टिकल्स, वो कैसे फ्लोट होते हैं, किस तरह इट इज नॉट ए ब्राउनिंग मूवमेंट, कोलोइडल पार्टिकल स्वरूप में पाए जाते हैं। अब ये मैं थोड़ा ये पूरा आपको गुजराती और हिंदी दोनों में समझाऊंगा। अब हम मिल्क की, व्हाट इज मिल्क, तो हम सपोज हमारे पास 100 ml मिल्क है, तो परसेंटेज वाइज देखेंगे तो मिल्क में पानी होता है। क्या होता है? पानी। और दूसरा होता है टोटल सॉलिड, उसको हम बोलते हैं टीएस, घन पदार्थ। यानी मिल्क में से मैं पानी निकाल दूं, इफ आई रिमूव द वाटर फ्रॉम द मिल्क, जो बाकी का जो बचा उसको हम बोलते हैं टीएस, टोटल सॉलिड, घन पदार्थों। तो मिल्क में करीब 84 to 86% पानी होता है, यानी फ्लूइड होता है। हम मिल्क देखेंगे इट इज जस्ट लाइक लिक्विड, पानी। सो 84 to 86% इन मिल्क इट इज वाटर। रिमेनिंग 100 માંથી તમે 84-86% बात करो तो रिमेनिंग इट इज द टोटल सॉलिड,
यानी मिल्क में से मैं पानी पूरा निकाल दूं, जो बाकी का जो पोर्शन है उसको हम बोलते हैं टीएस, टोटल सॉलिड। तो टोटल सॉलिड की मात्रा करीब 14 से 14 टू 16% होती है। 14 से 16% आपके मिल्क में पाई जाती है। अब टोटल सॉलिड में क्या क्या होता है, हम टोटल सॉलिड की बात करें तो टोटल सॉलिड में दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है फैट, चर्बी, जो उसका कंट्रीब्यूशन होता है 4 to 6%। और दूसरा होता है SNF, सॉलिड नॉट फैट। वो पोर्शन सॉलिड है, घन पदार्थ है, पर फैट विनाનું। आप सॉलिड नॉट फैट यानी टोटल सॉलिड में से फैट में निकाल दूंगा, टोटल सॉलिड है उसमें से मैं फैट निकाल दूंगा, तो बाकी का जो बचा उसको बोलते हैं हम SNF, सॉलिड नॉट फैट। उसकी मात्रा है 8 से 12%, 8 से 12% आपको पाई जाती है। अब आप देखना, कोई भी डेयरी का पाउच लेंगे, पॉलीथिलीन बैग लेंगे, उसके ऊपर FAT फैट लिखा होगा और SNF सॉलिड नॉट फैट, ये दोनों का परसेंटेज लिखा हुआ होगा। से फॉर एग्जांपल आप शक्ति, अमूल शक्ति या कोई भी कंपनी का दूध लो, उसमें लिखा होगा शक्ति इज द ब्रांड नेम। उसका आप देखेंगे स्टैंडर्डाइज पेस्चराइज मिल्क, तो उसकी कैटेगरी में हम देखेंगे तो उसका उसमें फैट परसेंट लिखा है 4.5%। दूसरा होता है SNF, उसका आप जो शक्ति, अमूल शक्ति या कोई भी पेस्चराइज मिल्क लेंगे, स्टैंडर्डाइज पेस्चराइज मिल्क, उसका SNF देखेंगे 8.5। सिमिलरली गोल्ड दूध आता है, गोल्ड GOLD गोल्ड, या फुल क्रीम मिल्क बोलते हैं उसको, फुल क्रीम, तो उसमें फैट परसेंटेज होता है 6% और SNF होता है 9%। सो अलग अलग मिल्क का कैटेगराइजेशन किया जाता है। सपोज गोल्ड मिल्क बात करें जिसमें फैट की मात्रा, चर्बी की मात्रा ज्यादा है, तो उसका प्राइस देखेंगे तो 60-65 रुपीज पर लीटर होता है। जो जिसमें फैट परसेंटेज कम होता है, से फॉर एग्जांपल शक्ति या स्टैंडर्डाइज पेस्चराइज मिल्क, तो उसमें 4.5% फैट, SNF 8.5%, तो उसकी प्राइस होगी से फॉर एग्जांपल 60 रुपीज। सिमिलरली ताजा मिल्क, उसमें वो बोलते हैं उसको टोन मिल्क बोलते हैं, TONNE टोन, उसमें फैट परसेंटेज 3% होता है। सिमिलरली डबल टोन मिल्क आता है, तो डबल टोन में फैट की मात्रा 1.5 होती है। दूसरा होता है साथी दूध, या आपको बोलते हैं SNT, स्लिम एंड ट्रिम, जो कभी कभी लोग बोलते हैं मैं ज्यादा दूध पीने से या फैट खाने से मैं मोटा हो जाऊंगी, मोटी हो जाऊंगी। तो टू अवॉइड सच टाइप ऑफ दी कॉम्प्लिकेशन, उसमें फैट की मात्रा कम किया जाती है। उसमें फैट सपोज 1.5 है, या स्किम मिल्क होता है उसमें 0.2-0.5% फैट रखते हैं। प्रोपोर्शनली सॉलिड नॉट फैट की भी मात्रा कम या ज्यादा होती है, ये गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया है। कभी कभी किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है या कोई दूसरी प्रॉब्लम है या हेल्थ कॉन्शियस है, कैलोरीफिक वैल्यू उसको कम चाहिए, तो डॉक्टर क्या बोलते हैं कम फैट वाला खाओ। या कोई थीन है, पतला जैसा कोई आदमी है, पापड़ तोड़ पहलवान, और उसको दूध फैट ज्यादा चाहिए, चर्बी ज्यादा चाहिए, तो कभी कभी क्या होता है वो प्रीफर करेगा 6% वाला फैट। समझ में आ गया इतना? तो टोटल सॉलिड में क्या दो पोर्शन होता है, एक होता है फैट, दूसरा होता है SNF, सॉलिड नॉट फैट। सॉलिड नॉट फैट 8 से 12% होता है। अब फिर से हम बाइफर्केशन करें, सॉलिड नॉट फैट में क्या क्या उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे, तो सॉलिड फैट नॉट फैट में होता है प्रोटीन होता है, दूसरा होता है लैक्टोज होता है, तीसरा होता है मिनरल्स होता है, एंड सम अदर माइनर कंस्टिट्यूएंट, बहुत माइक्रोग्राम या मिक्रोग्राम या ppm पार्ट्स पर मिलियन, उसमें माइनर कंस्टिट्यूएंट, अन्य तत्व, अन्य घटक तत्व उसमें होता है। तो सॉलिड नॉट फैट उसमें क्या होता है प्रोटीन, तो प्रोटीन दूध में होता है। ये जो मैं मिल्क बात कर रहा हूँ वो जनरल है, आइदर यू गो फॉर कैमल मिल्क, काउ मिल्क, बफेलो मिल्क, गोट मिल्क, शीप मिल्क या ह्यूमन मिल्क। ये जो कंपोजिशन में परसेंटेज दिया है वो एवरेज है, उसमें ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। से फॉर एग्जांपल मैंने फैट बोल रहा हूँ 4 से 6%, 4 से 6%, तो काउ मिल्क होता है तो कभी कभी आपको 3% भी मिलता है, 3.5% भी मिलता है, 4% मिलता है। बफेलो मिल्क में बात करूं कि 6% फैट होता है, लेकिन कई जो हमारी देसी बफेलो मिल्क है, स्पेशली जो सूती है या मैसानी बफेलो है, उसमें 6, 7, 8 इवन 10% भी फैट पाया जाता है। तो ये जस्ट एवरेज, ओवरऑल एवरेज है।
इसमें फैट ज्यादा भी होता है, कम होता है। ये जो कंपोजिशन की हम जो बात करें, वो डिपेंड क्या होता है, कौन सा एनिमल है, काऊ में है या बफेलो है, गोट है या सीप है, कैमल है या डोंकी है, वो उस पर आधारित रहता है। सपोज काऊ मिल्क की बात करें तो काऊ में ब्रीड कौन सा है, देसी काऊ है, इंडिजिनस है, एचएफ है, जर्सी है, मैसाणी है, कोई भी है, बराबर। फिर सराउंडिंग एनवायरनमेंट, आप उसको किस तरह खाना खिलाते हो, ड्राई फोडर खिलाते हो, सूखो घास चारो खिलाते हो, या आपका क्या बोलते हैं ग्रीन फोडर खिलाते हो, तो उसके ऊपर भी आधार रखता है। फिर एनिमल क्या हेल्थ, सपोज एनिमल में कोई डिसीज है, कभी कभी जो आंचर होता है मस्ट या अडर, आऊ के ना, आऊ गुजराती में, तो उसमें कोई मस्टाइटिस यानी आऊ में से, आंचल में से ब्लड निकलना चालू हो जाएगा, मस्टाइटिस उसको बोलते, तो आपका जो ये कंपोजिशन है वो पूरा चेंज हो जाएगा, मतलब। सो डिपेंडिंग ऑन द कौन सा एनवायरनमेंट है, कौन सा एनिमल है, कौन सा ब्रीड है, उसके ऊपर भी ये पूरा कंपोजिशन आधारित है। लेकिन इन जनरल कोई पूछे तो हम बता सकते हैं कि मिल्क में इतना से इतना पानी होता है, टोटल सॉलिड इतना से इतना होता है, फैट इतना से इतना होता है। अब हम बात करेंगे एसएनएफ, सॉलिड नॉट फैट। तो सॉलिड नॉट फैट में वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट इज प्रोटीन। उसपे 3 से 3.5% प्रोटीन होता है मिल्क में। ओवरऑल 100 ml मिल्क है तो 3 से 3.5% इज द प्रोटीन। जो हमारा हम बता दें कि बफेलो मिल्क होता है वो व्हाइट इन कलर होता है। बफेलो मिल्क क्या होता है, उसका दूध का कलर सफेद होता है। ओके, तो वो सफेद किसके कारण होता है कि ये प्रोटीन, दूध में जो प्रोटीन होता है वो भी छोटे छोटे पार्टिकल, नाना नाना लखोटी के मार्बल ऐसे फॉर्म में, छोटे छोटे कण फॉर्म में, ग्लोब्यूल्स फॉर्म में, उसको हम हमारी भाषा में केसिन माइसिल्स बोलते हैं, केसिन माइसिल्स। तो वो क्या करते हैं, जब लाइट उसके ऊपर प्रसार होती है तो रिफ्लेक्शन, परावर्तन, जैसे इसके कारण आपके आइस में जाएगी और आपको जो बफेलो मिल्क है वो व्हाइट कलर दिखता है। तो वो व्हाइट कलर बफेलो मिल्क में वो मेनली प्रोटीन के कारण होता है। प्रोटीन में क्या, केसिन। प्रोटीन की हम जो बात करें तो प्रोटीन में 3 से 3.5, दूध में 3 से 3.5% प्रोटीन होता है। अब प्रोटीन में हम देखेंगे तो में दो मुख्य टाइप से प्रोटीन पाए जाते हैं। वन इज द केसिन एंड दूसरा होता है वे प्रोटीन। प्रोटीन में दो प्रकार के सब प्रोटीन होता है, वन इज द केसिन एंड दूसरा होता है वे प्रोटीन। यानी जो आपका मुख्य प्रोटीन होता है उसका 80% वो कंट्रीब्यूट करता है केसिन, यानी केसिन की मात्रा दूध में 2.4 to 2.7% होती है। और जो मेन प्रोटीन है 3 to 3.5%, उसका 20%, 20% वो होता है वे प्रोटीन। उसका कंट्रीब्यूशन होता है 0.6 to 0.8%। यानी केसिन, जो टोटल प्रोटीन का 80% होता है केसिन, और टोटल प्रोटीन का 20% होता है वे प्रोटीन। सो प्रोटीन हो हमारा शरीर का बंधारण के सेल कोष, उसमें अच्छा कंट्रीब्यूशन करता है। अब हम जो बात करें केसिन की या प्रोटीन इन जनरल, सो सादी भाषा में लेमन की लैंग्वेज में, अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ लेमन की लैंग्वेज में, टेक्निकली वो थोड़ा डिफरेंट है एंड विच कैन आई नॉट टीच एट प्रेजेंट। केसिन की सादी भाषा में समझाओ व्हाट इज एग्जैक्टली केसिन। तो व्हेन यू टेक द मिल्क, आप एक मिल्क लेंगे, उसमें नींबू नाखो, नींबू का रस डालेंगे खट्टा, तो मिल्क आपका फट जाएगा। तो फटा हुआ भाग होता है, जो फटा हुआ भाग हम ये बोलते हैं पनीर बोलते हैं। तो वो जो फटा हुआ भाग जनरल वो हम बोलेंगे केसिन। पर टेक्निकली આ શબ્દ ખોટો છે, जो અત્યારે जो अभी जो आपको बोला हूँ टेक्निकली इट इज रॉन्ग, पर जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, आपको थोड़ा समझने के लिए, जो टाइम बीइंग आप समझ सकते हो। जो मिल्क को जब एसिडिफाई करेंगे, मिल्क में हम कुछ एसिड डालेंगे, खट्टा डालेंगे, गर्म करने से जो मिल्क फट जाता है, तो फटा हुआ भाग को हम बोलेंगे केसिन। और फटने के बाद जो पानी निकलता है करीब ग्रीन कलर का, हरा कलर का जो पानी निकलता है, इट इज नोन एज द वे प्रोटीन। આ બંને ટેકનિકલી થોડુંક અલગ છે, પણ એના માટે થોડુંક ડિટેલમાં કેમિસ્ટ્રી જવું પડે, પણ આઈ એમ નોટ ડીલિંગ, અત્યારે હું એનું ચર્ચા નહીં કરું।
ખ્યાલ આવી ગયો? હવે જો કેસીનનું તમે ફાયદા જુઓ તો કેસીનના અગણિત ફાયદા છે. હવે કેસીન બે પ્રકારના તમે જોવા, એડિબલ જે તમે ખાદ્ય કેસીન છે, બીજું આવશે નોન એડિબલ અખાદ્ય કેસીન. से फॉर एग्जाम्पल जे आपने पेपर हो, जे हम जो कागज है, कागज उसका जो ऊपर का कोटिंग करते हैं, कोटिंग लेयर, वो केसिन का बना हुआ होता है. फिर हम हमारा जो शर्ट का बटन होता है, बटन शर्ट है कमीज है, उसका भी जो बटन बना हुआ था वो केसिन का बना होता है. जो ग्लू इंडस्ट्री है जहाँ हम चिपकाने के लिए यूज करते हैं वो केसिन का होता है. जो पेन इंडस्ट्री है जहाँ पे हम कलर का यूज करते हैं, नेरोलेक पेन है या कोई भी पेंट है, तो उसमें केसिन का यूज होता है. लेदर इंडस्ट्री, हम बेल्ट बांधते हैं या जो जूता पहनते हैं उसमें जो लेयरिंग होता है, जो नीचे का सोल, वो भी केसिन का बना हुआ होता है. सम ऑफ द पोर्शन 0.5%, 1%, 2% केसिन दे आर यूज्ड. बराबर. अब जो लोकल फार्मर है उसके लिए भी बताता हूँ. अभी तो गुजरात में या पूरे देश में हर एक स्टेट में कोल्ड चेन मेंटेन हो गया है. यानी जो खेडूत होता है वो मिल्किंग होने के बाद अपना दूध सीधा विलेज कोऑपरेटिव सोसाइटी में उसमें दूध देता है और इमीडिएट दूध को ठंडा कर देते हैं. लेकिन कहीं कहीं जगह पे रिमोट एरिया है, जहाँ गांव है, जहाँ ये बिजली की सुविधा नहीं है, दूध को आप ठंडा नहीं कर पाते. और कभी कभी जो समर होता है, उनारू, जो ज्यादा टेम्परेचर होता है, धूप ज्यादा होता है, तो हमारा दूध खट्टा हो जाता है, दूध फट जाता है. तो उसी दूध का आप कोई भी कोऑपरेटिव या कोई भी डेयरी वो आपको एक्सेप्ट नहीं करती. तो उसी दूध को क्या करने का, अब दूध बिगड़ गया, वो बिगड़ने का कारण होता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया. जो नेचुरली लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया दूध में पाए जाते हैं वो दूध को बिगाड़ देगा. अब जो आपका दूध बिगड़ा तो अब जो छोटा फार्मर है वो दूध को फेंक तो नहीं पाएगा. तो जो एमपी साइड है या यूपी साइड है या कहीं रिमोट एरिया पे जो 2-3 जो खेडूत है, फार्मर्स है, वो क्या करते हैं कि ऐसा बिगड़ा हुआ खट्टा जो हम खा नहीं पाते उसी दूध को कलेक्ट करते हैं. क्या करते हैं? हर एक दूध को कलेक्ट करते हैं. करीब 500 लीटर या 100 लीटर, 200 लीटर, ऐसा पूरा दूध को कलेक्ट करके उसी दूध में दूसरा एडिशनल एसिड डालते हैं. क्या डालते हैं? एडिशनल नींबू का फूल, लेमन डालते हैं. तो दूध पूरा फट जाता है. दूध फटने के बाद उसको छान लो, उसको फिल्टर कर दो. तो फटा हुआ भाग होता है वो आपके जो कपड़ा है उसके ऊपर आ जाएगा. वो उसको ड्राई कर दो, ओवन ड्राइंग करो या आप करो सन ड्राइंग. तो ड्राई करने से जो आपको मिलेगा वो केसिन मिलेगा, लेकिन वो क्या होगा? अखाद्य. आप उसको खाने के लिए यूज नहीं कर पाओगे. लेकिन वो केसिन मैंने जो आगे बताया, पेपर इंडस्ट्री है, पेन इंडस्ट्री जहाँ आप कलर में यूज करते हो, ग्लू इंडस्ट्री जो चिपकाने के लिए यूज करते हो, फेविस्टिक है, फेविकोल है, वो इंडस्ट्री में आप दे सकते हो. उसको 500 रुपीज से लेके 1000 रुपीज, 2000 रुपीज केजी हो जाता है. हमारे आनंद में केसिन के छोटे छोटे व्यापारी होते हैं. वो क्या करते हैं, जो नियर बाय हमारे गुजरात के नियर बाय स्टेट है वहां से ऐसा केसिन मंगाते हैं और उसको छान के उसका ग्रेडिंग करते हैं. ग्रेडिंग करके अलग अलग इंडस्ट्री में वो बेचते हैं. तो ये केसिन हुआ नॉन एडिबल. दूसरा होता है एडिबल, जो हम उसको खा सकते हैं. कभी कभी आप देखना कि आपके पास जो फ्रूट होगा, लाइक एप्पल, सफरजन, सेब, उस या ब्रिंजल या कोई भी वेजिटेबल है, उसके ऊपर आप देखना कभी कभी शाइनिंग मारे, चरकात होती है, तो उसको बोलते हैं कोटिंग, जो हम खा सकते हैं. तो फिर आइसक्रीम इंडस्ट्री में हम आइसक्रीम जो बनाते हैं तो उसमें स्टेबिलाईजर की भी जरूरत पड़ती है. स्टेबिलाईजर आइसक्रीम में क्यों डालते हैं? आइसक्रीम में स्टेबिलाईजर डालने से जो आपका बर्फ, जो आइस होता है, बर्फ होता है, वो उसको जमने नहीं देता. तो क्रिस्टल, जो आप जब कभी कभी आइसक्रीम खाना, लोकल ब्रांड का आइसक्रीम खाएंगे तो मुंह में कुछ जब कणी पार्टिकल्स लगेंगे, वो पार्टिकल को हम बोलते हैं आइस क्रिस्टल. तो आइस क्रिस्टल प्रिवेंशन के लिए हम स्टेबिलाईजर के मल्सीफायर का भी यूज करते हैं. तो उसमें वन ऑफ द इम्पोर्टेंट था केसिन. समझ आ गया इतना विद्यालय साहब? ओके, फाइन. ओके 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 ओके. अब दूसरा है वे प्रोटीन. हवे अब देखना, जो जिम में जाते हैं ना, जो एक्सरसाइज होता है, जो दौड़वीर किए
एथलेटिक्स की है, जो जिसको बॉडी बिल्डिंग चाहिए, बॉडी बनाना है, तो दे आर यूजिंग वे प्रोटीन। सादी भाषा में समझाऊं तो जब आप मिल्क को या छाछ पीते हो, छाछ, तो छाछ को आप इस तरह छोड़ दो 1 2 3 4 घंटे के लिए, तो जब छाछ छोड़ देंगे तो ऊपर आपको ग्रीन हरे कलर का पानी मिलेगा। तो जो पानी मिलता है उसको हम बोलते हैं वे। वे के अंदर वे प्रोटीन होता है, लैक्टोज होता है, मिनरल्स होता है, ये सब कुछ वे प्रोटीन या वे में आता है। उसको ड्राई करेंगे तो आप जो जिसको बॉडी बिल्डिंग बनाना है, हेल्थ अच्छा बनाना है, तो वे का भी कंजम्पशन कर सकते हो। तो ये रहा प्रोटीन की बात। तो इन नटसेल प्रोटीन मिल्क में 3 से 3.5% होते हैं, केसिन होता है 2.4 to 2.7, वे प्रोटीन होता है 0.6 to 0.8%। अब लैक्टोज, ओके, प्रायर टू दिस देखो भगवान છે આપડા ગોડ इतना विद अस। देखो अब जो काउ मिल्क की बात कर रहा है या बफेलो मिल्क या नॉन बोवाइन मिल्क, जो काउ बफेलो गोट सी, तो मैंने जो बताया ना प्रोटीन होता है उसका 80% होता है केसिन और 20% क्या होता है वे प्रोटीन। अब सपोज यानी जब हम मिल्क पिएंगे, जब मिल्क हम बॉडी में जाएंगे तो मिल्क हमारे बॉडी में स्टमक में एसिड होता है HCl, या हमारे बॉडी में पेप्सी सॉरी ये प्रोटीज एंजाइम होता है, वो एंजाइम उससे चक वो एंजाइम्स क्या करेगा, मिल्क प्रोटीन को डाइजेशन करेगा, डाइजेशन में स्पेशली केसिन में एक्ट करेगा और केसिन को तोड़ देगा, मेटाबॉलिज्म करेगा। सो केसिन का आपको डाइजेशन से जो कर्ड मिलेगा वो हार्ड बनेगा, क्या बनेगा, कठिन, वो हार्ड बन से। ओके, अब देखो हम सपोज जो नया बच्चा है वो मदर सपोज उसको मिल्क नहीं पिला सकते, तो हम गाय का दूध या बफेलो का मिल्क पिएंगे तो क्या होगा, जो छोटा बच्चा है उसके इंटेस्टाइन जो पेट है, आंत है, उसमें एसिड होता है या एंजाइम, उससे जब वो इतना डेवलप नहीं हुआ होगा। तो सपोज हम काउ मिल्क है, बफेलो मिल्क है, भैंस का दूध, वो ऐसा दूध देंगे तो क्या होगा, उसके पेट में जाके केसिन हार्ड बन जाएगा, कठिन सॉलिड बन जाएगा, उससे उसको क्या होगा, क्रैम्पिंग होगा, यानी पेट में चुभ आएगी, डायरिया हो जाएगा, वोमिटिंग होगा। ये पूरा ये काउ बफेलो गोट सीप मिल्क में होता है। लेकिन गॉड इज वेरी ग्रेट, भगवान के लो वो वाइस है, उसने क्या किया, हमारे काउ बफेलो मिल्क में केसिन 80% होता है, वे प्रोटीन होता है 20%, 80-20। लेकिन जो ह्यूमन मिल्क होता है, मदर मिल्क, उसमें ये रेशियो रिवर्स हो गया, यानी मदर मिल्क में वे प्रोटीन का रेशियो हो जाएगा 80% एंड केसिन का रेशियो हो जाएगा 20%। यानी वे प्रोटीन की मात्रा आपके मदर मिल्क में 80% हो गई, केसिन की मात्रा हार्डली 20% हो गई। सो वो मदर मिल्क जब पिएगा बेबी तो उसमें कोई क्रैम्पिंग नहीं होगा, उसके पेट में हार्ड कट नहीं बनेगा और इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा। लेकिन सपोज हम क्या करते हैं, काउ मिल्क में डाइल्यूट करके पानी डाल के बेबी को देते हैं, या बकरी गोट मिल्क को भी हम डाइल्यूट करके देते हैं, वो हम कर सकते हैं, दूसरा ऑप्शन नो। दूसरा जो वे प्रोटीन होता है ना, वे प्रोटीन, उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन, जो रोग प्रतिकारक शक्ति, आपको एंटी इम्यूनिटी बढ़ाती है, लाइसोजाइम, लैक्टोफेरिन, अलग लैक्टोपेरोक्सिडेज, दिस आर द वेरियस एंजाइम्स। यह बता एंजाइम आपके वे प्रोटीन के साथ एसोसिएट होता है। सो गॉड, भगवान ने पहले से ही वे प्रोटीन की मात्रा मदर मिल्क में 80% बना दी, तो इससे क्या होगा, आपका जो बेबी है वो मिल्क पिएगा, मदर मिल्क, और उसकी हेल्थ अच्छा रहेगा। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि काव है, जो बछड़ा है, वो उसका मदर का केसिन वाला दूध पिएगा तो वो बीमार हो जाएगा। लेकिन नेचर ने हर एक जो उसका जो न्यूबॉर्न बेबी है, छोटा बच्चा है, या आपका जो काऊ का काफ है, उसके मुताबिक ये पूरा मिल्क का मैनिपुलेशन किया गया है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम बात कर रहे हैं लैक्टोज। लैक्टोज से शर्करा, कार्बोहाइड्रेट, खांड, सादी भाषा में कार्बोहाइड्रेट है, लैक्टोज है, ग्लूकोज है, वो हमारे बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्या करता है, एनर्जी। और लैक्टोज हम देखें वो डाइसैकेराइड बोलते हैं, उसमें ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज से लैक्टोज बना हुआ होता है।
जो हम मिल्क होता है मिल्क, उसको गड़पन स्वाद जो गैस स्वीट लगता है ना, वो ड्यू टू लैक्टोज। जो मिल्क में जो गड़पन जो स्वीटनेस होता है वो मिल्क में लैक्टोज के कारण होता है। लैक्टोज की मात्रा 4.5 से 5% है, ये सॉरी 4% नहीं है, 4.5 to 5% है। लैक्टोज 4.5 to 5% इज लैक्टोज इन मिल्क। अब मैंने फिर से बता रहा हूँ, भगवान ने मदर मिल्क का में लैक्टोज 7% बनाया। कितना? 7.1, 6.9 to 7.1% लैक्टोज बनाया। लैक्टोज वो दूध में घुली हुई फॉर्म में होती है। तो कभी कभी थक जाते हैं, तब एनर्जी नहीं रहती, तो हम क्या करते हैं, शुगर है, चीनी है, पानी में घुल के खा जाते हैं या ग्लूकोज पाउडर खा जाते हैं, तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करते। सिमिलरली जो हमारे मिल्क में लैक्टोज विल ऑल्सो प्रोवाइड एनर्जी, शक्तिवर्धक है, आप हमको शक्ति प्रोवाइड करती है। फिर दूसरा क्या होता है, सपोज हम दूध को ऐसे रूम टेम्परेचर पे छोड़ दो, तो धीरे धीरे एज द टाइम पासिस, जैसे जैसे समय प्रसार होता है वैसे वैसे आपका मिल्क होता है थोड़ा थोड़ा खट्टा होना चालू हो जाता है। ये खट्टा होने का रीजन क्या है कि हमारे दूध में मिल्क में नेचुरली लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है। क्या होता है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, वो लैक्टोज का तोड़ देगा, उसका फर्मेंटेशन करेगा, आत्मन प्रक्रिया करते, लैक्टोज में से लैक्टिक एसिड में उसका कन्वर्जन करेंगे, तो इससे दूध आपका फट जाएगा। क्लियर? फिर लैक्टोज, अभी हम नाउअडेज आप देखेंगे प्रोबायोटिक, सिंबायोटिक, प्रोबायोटिक लस्सी, ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट बाजार में मिलना चालू हो गया है। तो लैक्टोज है, इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट। जो हमारे जो प्रोबायोटिक बैक्टीरिया होता है, जो प्रोबायोटिक कल्चर होता है, वो क्या करेगा, वो डायरेक्टली हमारे इंटेस्टाइन में, स्टमक में जाके ग्रो करेगा। और जो अनवांटेड बैक्टीरिया है हमारे बॉडी में, जो हार्मफुल बैक्टीरिया है, ई कोलाई, स्पेशली इस्चेरिशिया कोलाई, उसको भी, या पैथोजन, उसको भी सप्रेस करेगा, उसका ग्रो करने के देगा नहीं। दूसरा, लैक्टोज में जो गैलेक्टोज होता है ना, मैंने बताया लैक्टोज इज मेड ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। सो गैलेक्टोज वो हमारे ब्रेन, हमारे जो मस्तिष्क, उसमें वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट, एक हमारे ब्रेन में के डेवलपमेंट के लिए एक अगत्यનું જે ભાગ છે, इट इज गैलेक्टोज। एंड लैक्टोज खाने से या मिल्क पीने से हमको लैक्टोज में फायदा होता है। हाँ, अब दूसरा आप देखेंगे तो कभी कभी लोग दूध नहीं पी पाते। कभी कभी आप ज्यादा दूध पिएंगे, से फॉर एग्जांपल आपकी कैपेसिटी 200 ml है, 300 ml है, उससे ज्यादा पिएंगे तो आपको लूज मोशन हो जाएगा, झाड़ा चाहिए, डायरिया हो जाएगा, वोमिटिंग होगा, पेट में उठूगा, क्रैम्पिंग टाइप। तो उसका रीजन क्या है कि हमारे इंटेस्टाइन में लैक्टेज एंजाइम होता है। क्या होता है? लैक्टेज। उसका पूरा साइंटिफिक नेम देखेंगे तो बीटा डी गैलेक्टोसिडेज एंजाइम होता है। वो क्या करेगा, લેક્ટોઝ નો મોલિક્યુલ મોટો છે, લેક્ટોઝ નો મોલિક્યુલ મોટો છે। જ્યારે તમે दूध पिएंगे, जब आप मिल्क पीते हैं तो लैक्टोज टूट जाएगी। लैक्टोज क्या होगा, टूट के दो छोटे छोटे यूनिट में कन्वर्जन होगा, उसको बोलेंगे, हम बोलेंगे मोनोसेकेराइड, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। वो जाडो व्यक्ति છે, એ ધારો કે નાનું બાયણું છે, छोटा सा आपका जो किचन का जो डोर है उसमें से पसार नहीं हो जाएगा, पर लेकिन छोटे छोटे आदमी इजीली पसार हो जाएंगे। सिमिलरली लैक्टोज नो मोलिक्यूल मोटो છે, इट इज नोन एज डाइसेकेराइड। तो उसको विघटन करना पड़ेगा, उसको तोड़ना पड़ेगा ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में। तो तोड़ने के लिए हमारे बॉडी में लैक्टेज नेचुरली एंजाइम होता है, उसका दूसरा नाम है बीटा डी गैलेक्टोसिडेज। वो लैक्टोज को ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में कन्वर्जन करेगा और हमारी पूरा बॉडी में उसका मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, चयापचय क्रिया। सपोज कभी कभी कोई ओल्ड एजेड व्यक्ति है या नेचुरली कुदरती रीते लैक्टेज जो एंजाइम है वो उसकी मात्रा कंसंट्रेशन कम होगा या उसकी एक्टिविटी कम हो गई, तो उससे क्या होगा, लैक्टोज वो उसका टूटेगा नहीं, इंस्टेड आपके इंटेस्टाइन, आंतड़ा, आंत में पास होगा, वो वहां पे डिपोजिट होगा, वहां पे ऐसे ही रहेगा। तो हमारे इंटेस्टाइन में, आंत में ई कोलाई, कोलीफॉर्म, इस्चेरिशिया कोलाई करके जो बैक्टीरिया होता है, लैक्टोज पे एक्ट करेगा और उसका फर्मेंटेशन आत्मन कर से, उससे क्या होगा, गैस प्रोडक्शन होगा। गैस प्रोडक्शन से आपका पेट में चूक आएगी,
क्रैम्पिंग होगी, डायरिया होगा, कभी कभी वोमिटिंग होगा। तो ये जो डिसीज है उसको क्या बोलते हैं? लैक्टोज इंटॉलरेंस। लेक्टोज इंटॉलरेंस, जे लेक्टोज ने टॉलरेट ना कर सके, लेक्टोज से सहन ना कर सके, दैट इज कॉल्ड लैक्टोज इंटॉलरेंस। અને इसलिए आप कभी कभी देखना बाजार में लैक्टोज फ्री मिल्क मिलता है, लो लैक्टोज मिल्क मिलता है, ऐसा भी मिल्क मिलना चालू हो गया है। सपोज किसी पेशेंट को मिल्क की आवश्यकता है, मिल्क में से पोषक तत्व चाहिए, तो क्या करेंगे? हमारे में अलग अलग प्रक्रिया हुई, अलग अलग, सपोज आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अलग अलग टेक्निक से मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन, लैक्टोज को पार्शियली या पूरा रिमूव करके आपको डीमिनरलाइज बोल सकते हैं, या डी लैक्टोज मिल्क बोल सकते हैं, लो लैक्टोज मिल्क बोल सकते हैं, वो मिल्क मिलता है। तो इससे वो मिल्क पीने से जो आपको डायरिया की प्रॉब्लम है, जो दूध आप पचन नहीं कर पाते, वो भी आप कर सकते हो। या कभी कभी हमको क्या करना है, दूध सपोज आप नहीं पी पाते, तो उसको दही के फॉर्म में, बटर मिल्क छाछ के फॉर्म में, योगर्ट के फॉर्म में, या अन्य कोई फॉर्म में आप दूध ले, तो क्या होगा? जो दूध होता है उसमें लैक्टोज की मात्रा कम हो जाती है, लैक्टोज कन्वर्जन इनटू लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड में बनने से आपको लैक्टोज मिलेगा, कम मिलेगा, तो वो आप दूध की जगह दही खा सकते हो, या आप बोल सकते हो कि बटर मिल्क छाछ है, योगर्ट है, वो भी पी सकते हो, लस्सी पी सकते हो। सब ओके, इतना समझ में आया? अब देखो, लैक्टोज एंड प्रोटीन, लैक्टोज एंड प्रोटीन। अब कभी कभी हम मिल्क को गर्म करते हैं, मिल्क को गर्म करने से मिल्क ब्राउन, कत्थई कलर ना डार्क कलर हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बासुंदी बनाते हैं, खोआ माओ बनाते हैं, या पेंडा बनाते हैं, तब मिल्क को हम, या खीर बनाते हैं, तो मिल्क को हम गर्म करते हैं। कंटिन्यूस गर्म करने से लैक्टोज एंड प्रोटीन, लैक्टोज एंड प्रोटीन दोनों के बीच में प्रक्रिया रिएक्शन થશે, અને जो रिएक्शन को हम बोलते हैं मिलार्ड रिएक्शन, ब्राउनिंग, आपका दूध ब्राउन हो जाएगा। ओके, उसका डिटेलिंग तो अभी नहीं पढ़ाऊंगा, ये उसका दोनों का सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस है। अब आया मिनरल्स, अब आया मिनरल। मिनरल में कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैंगनीज और कंस्टिट्यूएंट्स आर देयर। तो मिल्क में जो मिनरल्स होता है 0.7 to 0.8% मिनरल्स होता है। अन्य घटक तत्वों में, कंस्टिट्यूएंट में एंजाइम, उत्सेचक, पिगमेंट, रंजक द्रव्य, रंजक कण, some certain gases like carbon dioxide, some of the oxygen, non-proteinous nitrogen, यूरिया, trace element, जिंक होता है, ओके, सेलेनियम होता है, even certain heavy metals also be reported in milk. ओके, इतना ये हुआ पूरा मिल्क की बात। अब कभी कभी आपको लगता है सब आपने भैंस की तो बात की, तो भैंस का दूध का कलर क्या होता है? व्हाइट। लेकिन हमारी गाय है, गाय का दूध का कलर होता है येलो, गिलास भरता होता है। ओके, तो उसका मुख्य कारण है काउ के मिल्क होता है, गाय के दूध में जो बीटा कैरोटीन, एक प्रकार का रंजक द्रव्य, रंजक कण, लेकिन बीटा कैरोटीन पिगमेंट, एक प्रकार का बीटा कैरोटीन पिगमेंट काउ के मिल्क में होता है। बफेलो मिल्क में क्या होता है? जो बीटा के, जब मिल्क सिंथेसाइज होता है बॉडी में, जब बनता है, तो हमारा जो बीटा कैरोटीन होता है, बीटा कैरोटीन स्पेशली बफेलो मिल्क में, उसका टूट जाता है और विटामिन ए में कन्वर्जन होता है। तो बफेलो मिल्क में बीटा कैरोटीन होता नहीं है, इसके कारण बफेलो मिल्क आपको व्हाइट कलर में देता है, वेरेस काउ मिल्क होता है, काउ जो गाय का दूध आपको पीला कलर क्यों देता है? दिस इज ड्यू टू द मेनली बीटा कैरोटीन। ठीक है, सो ये हुआ आपका जनरलाइज मिल्क। मिल्क में पानी होता है, टोटल सॉलिड होता है, टोटल सॉलिड में दो पोर्शन होगा, फैट एंड एसएनएफ, सॉलिड और फैट। सॉलिड और फैट की फिर से हम बाइफरकेशन करें, प्रोटीन, लैक्टोज, मिनरल, माइनर कंस्टिट्यूएंट। प्रोटीन में केसिन, वे प्रोटीन, अन्य घटक तत्व माइनर कंस्टिट्यूएंट में एंजाइम, उत्सेचक, पिगमेंट, गैसेस, डिजोल्व गैसेस, एनपीए, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन्स लाइक यूरिया एंड ट्रेस एलिमेंट्स। ये जनरल बात हुई। तो ये इतना आप समझने से पूरा आपको केमिस्ट्री या आपका रासायनिक तत्व क्या होता है वो नट सेल में आप किसी के साथ भी बता सकते हो आपसे। अब फिर ये हर एक टॉपिक के हम जो बात करें फैट, तो उसके लिए 3-4 लेक्चर जाएगा। ऐसे ईच एंड एवरी प्रोटीन हम तो पूरा सेमिस्टर, पूरा एक साल
प्रोटीन पे ही चले जाते हैं बढ़ाने के लिए, पर यहाँ इतना जरूरत नहीं है। लेकिन एंड ऑफ दिस सेशन, हमारे वेबिनार खत्म होने के बाद या कभी भी आपको कुछ भी डाउट हो तो आप भी पूछ सकते हो। मेरा मोबाइल नंबर भी मिताली जी सर ने दिया है। अब हम दूध की बात करें तो मिल्क का पीएच, एसिड, हम जो मिल्क की बात करते हैं ना, उसका पीएच होता है 6.6 टू 6.7 पीएच होता है, यानी स्लाइट नाइदर एसिडिक नॉर अल्कली। अल्कली होता है, उसका पीएच 7 बोल सकते हैं। ओके, न्यूट्रल, न्यूट्रल 7। तो हमारा मिल्क होता है, उसका पीएच 6.6 से 6.7 होता है। अब कभी कभी हम घर पे देखना, हमारे जो बुजुर्ग लोग होते हैं, भाई आज वो एसिडिटी थे, पेट में बढ़त रहा था, लाई होती है, जलन होती है, तो हम क्या बोलते हैं, हमारे घर पे जो बुजुर्ग होते हैं, आप जब एक तो ठंडू दूध पी ले, तो जो दूध होता है मिल्क में, वो उसमें बफरिंग कैपेसिटी अच्छी होती है। तो जो दूध हमारे बॉडी में जो एसिड डेवलप होता है कभी कभी, तो ठंडा दूध पीने से हमारे जो मिल्क में बफरिंग कैपेसिटी के कारण आपको एसिडिटी थोड़ा सप्रेस करेगा, उसको कम करेगा, बराबर। तो इसके ज्यादा तो हमारे जो वैद्यगण है आयुर्वेद के साथ जुड़े हुए हैं, वो भी थोड़ा डिटेलिंग में हम बात करेंगे। मिल्क की जो एसिडिटी होती है वो 0.110 से 0.13% लैक्टिक एसिड होती है। एसिडिटी, दूध की अम्लता, खटास। अब सपोज धीरे धीरे मिल्क को हम रूम टेम्परेचर पे रखेंगे तो उसकी एसिडिटी बढ़ना चालू हो जाएगी। जब उसकी एसिडिटी 0.180, 180 या 0.200, 0.200 तब आती है, तो उसी दूध को जब हम गर्म करेंगे तो दूध आपका फट जाएगा। हम उसको बोलते हैं COB, क्लोट ऑन बॉइलिंग। दूध गर्म करने से दूध फट जाता है, उसको हम टेस्ट में बोलते हैं COB टेस्ट, क्लोट ऑन बॉइलिंग, ये टेस्ट बोलते हैं। तो जनरली जब डेयरी इंडस्ट्री में हम मिल्क कलेक्ट करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि एसिडिटी चेक करते हैं, मिल्क खट्टा तो नहीं है ना। सपोज मैंने क्या बताया, ये रेंज बताया 0.110 से 0.130, तो दूध आप हम एक्सेप्ट करते हैं। पर 0.140, 150, 160, 117, 180, 190 तब मिल्क में कुछ होता नहीं है, लेकिन हम सेफ्टी रखते हैं। सपोज हमारे डेयरी इंडस्ट्री में दूध 0.110% लैक्टिक एसिड वाला मैंने एक्सेप्ट किया, फिर मैं दूध को प्रोसेसिंग करूंगा, स्टोरेज करूंगा, स्टोर होने के बाद मैं मिल्क पाउच में पैकिंग करूंगा, पैकिंग होने के बाद फिर से कोल्ड स्टोर में जाएगा, कोल्ड स्टोर में से आपके जो वाहन होता है या जो मिल्क टैंक होता है, मिल्क टैंकर होता है, आपका जो बड़ा ट्रॉली होता है, उसमें दूध ट्रांसपोर्ट होगा। ट्रांसफर के होने के बाद आपके वेंडर जो भी वो शॉपकीपर है उसके पास जाएगा। वो शॉपकीपर कभी फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में रखेगा, नहीं रखेगा, फिर आप मिल्क की पाउच हमारे घर पे लाते हो, घर में ऐसा छोड़ देते हो। सो उसी टाइम पूरा ये करीब 12 घंटा होता है, 24 आवर्स होता है, उसमें धीरे धीरे एसिडिटी बढ़ना चालू हो जाती है। तो फिर हम चाय बनाएंगे तो दूध फट गया, तो हम क्या ब्लेम करेंगे, साले डेयरी वाले दूध खराब देते हैं। लेकिन शुरुआत में हम दूध की एसिडिटी कम वाला ही एसिडिटी प्रीफर करता है। जो भी फार्मर्स होता है उसको इमीडिएटली हम बोलते हैं कि तू जैसे मिल्किंग हो इमीडिएटली दूध को ठंडा कर, या हमारे जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसमें मिल्क डिपॉजिट कर दे। तो जैसे ही मिल्क आ जाती है इसकी, उसको बोलते हैं बल्क कूलर या बल्क चिलिंग सेंटर या बल्क कूलर, जनरली BMC बोलते हैं। उसमें दूध लेस देन 5 डिग्री, 7 डिग्री या 5 डिग्री ठंडा हो जाता है, तो जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाएगा और हम दूध को प्रोसेस कर सकते हैं। अब विशिष्ट घनता, स्पेसिफिक ग्रेविटी એટલે घनता, डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम, दर भाग्या कद। ओके, तो दूध की विशिष्ट घनता 1.028 से 1.032 होता है, और लैक्टोमेटिक आंक 28 से 32। ये क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ। अब कभी कभी क्या होता है कि जो लोकल वेंडर होता है, मैंने जो बताया ना, मिल्क दो प्रकार के हमारे इंडिया में पाए जाते हैं। वन इज ऑर्गेनाइज सेक्टर, जो पूरा फार्मर्स होता है, वो मेंबर होता है, वो दूध आपके विलेज में देता है। दूसरा अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जिसमें कुछ ये मार्का नहीं होता, वो कोई भी किसी को बेच देता है, वो थर्ड पार्टी को देता है, वो थर्ड पार्टी किसी को देता है, इज अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो कभी कभी जो अभी ये कलयुग का है, तो पीपल मनी माइंडेड हो गए,
पैसा कहाँ से मुझे चाहिए, तो वो कभी कभी माल प्रैक्टिस करते हैं, मिल्क में कुछ पानी डाल देते हैं या मिल्क में कुछ का खट्टा बनाने के लिए कुछ दूसरा सब्सटेंस डालते हैं। तो उसी टाइम सपोज किसी ने ये जो लैक्टोमीटर रीडिंग होता है नॉर्मल मिल्क की बात है, ये जो स्लाइड दिखाई है वो नॉर्मल कंपोज है, कुदरती नेचुरली ये है। कभी कोई दूध में पानी डालता है तो लेक्टोमीटर रीडिंग से તમારું ઘટી જાય। वो लेक्टोमीटर आंख है वो 28 की जगह 26, 25, 20 हो जाएगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि किसी ने दूध में पानी डाला हुआ है। उन द अदर वे कभी कभी लोग क्या करते हैं, दूध को गाढ़ा बनाने के लिए, विस्कस बनाने के लिए उसमें कोई सब्सटेंस डालते हैं, तो वो सब्सटेंस डालने से आपका जो लेक्टोमीटर आंक है 32 की जगह 33, 34, 35 उस तरह बढ़ना चालू हो जाए, तो आपको पता चल जाएगा कि दूध में किसी ने गफला किया है। तो उसके लिए अलग अलग ये सबको मिल्क ब्यूटारोमीटर बोलते हैं। तो इससे आपको मिल्क में कितना परसेंट फेड होता है, 0 to 10% का आंक होता है, वो आपने शायद देखा होगा। ये मिल्क ब्यूटारोमीटर है। फिर दिस इज नॉन एज लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर बोलते हैं कि दूध में आप ये लैक्टोमीटर डालेंगे तो वो सिंग होगा, दूध में चला जाएगा। तो यहाँ पे उसका स्केल है, कापाज है, तो 0 to 40 होता है। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि मिल्क में किसी ने गफला किया है। उसके अलावा नंबर ऑफ टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट भी है, इससे भी आपको पता चलता है। फिर ये हुआ मिल्को टेस्टर, तो इसमें आपको दूध में ये तो मैं जो प्रीवियस बताया वो इसमें केमिकल चाहिए, एसिड चाहिए, थोड़ा आपको 10-15 मिनट में रिजल्ट मिलेगा। ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये आपने शायद देखा होगा, अभी जो कोऑपरेटिव विलेज में ये भी अब बंद हो गया, इससे भी अब एडवांस इंस्ट्रूमेंट आ गया। ये भी थोड़ा एब्सोल्यूट है, पुराना है। इससे बजाय एक ही मशीन में आपको फेड, एसएनएफ, फिर आपका कोई एलर्ट्रॉन डाला है, यूरिया है, सिंथेटिक मिल के कोई भी एक्सट्रा कंपोनेंट डाला है, वो भी आपको पता चल जाएगा। दूसरा, अभी जब भी कोई भी फार्मर आपको मिल्क देता है कोऑपरेटिव में, तो उसका प्राइसिंग होता है, प्राइस वो मिल्क फेड पे होता है। अभी 800 रुपीज पर केजी होता है, कोई लोग 700 रुपीज पर केजी, 800 रुपीज, 900 रुपीज, अलग अलग कोऑपरेटिव या अलग अलग जो उनका डेयरी इंडस्ट्री है वो अलग अलग प्राइसिंग करते हैं। पर ऑन एन एवरेज 700 से 800 रुपीज पर केजी आपको मिल्क या टेकिंग इंडस्ट्री वाले। हाँ, હવે अब दिस इज आवर मेन टॉपिक्स, बंधारण। जो अलग अलग हमारी जो औलाद होती है, स्पीशीज होता है, लाइक भैंस, बफेलो, गाय, काउ मिल्क, गेंडू, सीप, बकरी, गोट, गधेड़ी, डोंकी, ऊंट, कैमल, मानव એટલે ह्यूमन मिल्क, मदर मिल्क। अब उसका जो हम कंपोजिशन देखेंगे, ये कंपोजिशन जो मैंने दिखाया है वो एवरेज है, उसमें ज्यादा कम हो सकता है, बराबर। सपोज भैंस की जो मैंने बात की है, आगे का जो मैंने वो फ्लोर चार्ट बताया, इसमें मैंने क्या लिखा 4 to 6%, लेकिन मैंने बताया था कि भैंस का दूध होता है उसमें 6%, 7%, 8%, 9%। इवन एक फार्मर मेरे पास हमारे पास आए थे, उसके जो भैंस होता है उसमें फैट की मात्रा 12% भी मिली हुई है, 12%, यू वोंट बिलीव। सिमिलरली काउ मिल्क है, उसमें 3.5 से 5.4% फैट होता है। जो हमारा घेटू सीप मिल्क, उसमें 5 to 9% फैट होता है। बकरी, बराबर, उसमें गोट 7.2 to 3.7, 3.2 to 7.2% फैट। गधेड़ी, डोंकी 0.3 to 1.8%, ऊंट 2.6 to 6%, एंड जो हमारे जो मदर मिल्क होता है मानव 2.1 to 4% फैट होता है। सिमिलरली प्रोटीन की भी अलग अलग मात्रा होती है हमारे, ओके। सिमिलर लैक्टोज 4 to 9, 4.9%, 5%, लेकिन जो मैंने बताया ना मदर मिल्क में 7% होता है, ओके। गधेड़ी मिल्क, डोंकी मिल्क તમે જોશો, ડોંકી મિલ્ક અને માનવ મિલ્ક, હ્યુમન મિલ્ક, મધર મિલ્ક, એનું કમ્પોઝિશન ઓલમોસ્ટ સિમિલર છે। ગધેડીના મિલ્કમાં भी, डोंकी के मिल्क में भी 7% लैक्टोज होता है। मानव जो मदर मिल्क होता है, ह्यूमन मिल्क, इसमें भी 7% लैक्टोज होता है, ओके। एज कंटेंट मिनरल्स
0.7 to 0.8%. लेकिन डोंकी मिल्क एंड इफ यू कंपेयर मदर मिल्क एट पार बने 0.3% होता है. टोटल सॉलिड 15 to 70% हर एक मिल्क में होता है, वन और मोर और लेस से सिमिलर. હવે એનર્જી ધારો કે તમે કેટલી એનર્જી પ્રોવાઈડ કરે કિલો જૂલ પર કિલોગ્રામ અથવા તો 100 ગ્રામની વાત કરીએ તો ભેંસનું દૂધ 345 અથવા તો કિલોગ્રામમાં કરો 3450 એનર્જી વિલ પ્રોવાઈડ. ગાયનું દૂધ છે 2700 કિલોગ્રામ કિલો જૂલ પર કિલોગ્રામ એનર્જી પ્રોવાઈડ કરતા है. So among these sheep milk if you see K2 4300 ઓલમોસ્ટ ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है. એટલે મેં એક વખત આપણા કોઈ લગભગ તો પુરુષ સાહેબે જ કીધું હતું અથવા અન્ય કોઈ કીધું કે જે ઘેટું દૂધ છે ને એ તમારા આરોગ્ય માટે સ્પેશિયલી હેલ્થ માટે એ આપણને હૃદય માટે હાનિકારક છે. તમે ફેટ જોશો તો બી 5 થી 9% છે ઘેટાનું દૂધ. जनरली पीपल आर अवॉइडिंग दिस मिल्क. बराबर. હવે આ બધું મેં आपको बताया था कि ये किसके पर आधार रखता है. ये सपोज भैंस है उसका कंपोजिशन देखेंगे, गाय का दूध का कंपोजिशन देखेंगे, हर एक का कंपोजिशन अलग अलग होता है. वो क्यों? देखो सपोज कोई बच्चा है उसका बर्थ होता है, ओके, तो उसका जो से फॉर एग्जांपल हमारे मानव की बात करें तो जो बच्चा होता है वो जब नया उसका बोन होता है तो उसका बॉडी वेट से फॉर एग्जांपल 3 ग्राम होता है. कितना? सॉरी 3 kg नॉट ग्राम, 3 kg होता है, 3 किलो. और 3 किलो नु डबल करने का है यानी 6 किलो होना है तो इट रिक्वायर्ड 180 डेज यानी 180 डेज में उसका बॉडी वेट डबल होगा. तो प्रोपोर्शनली उसका जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट है उसका बंधारण अलग होगा. लेकिन से फॉर एग्जांपल हम बात करें घेटू तो उसका जो वजन है उसका जो छोटा सा बच्चा है उसका बॉडी वेट 10 दिन में डबल हो जाएगा, 10 से 15 दिन में. तो उसका कंपोजिशन देखेंगे तो अलग होता है. हम तो यहाँ तक बढ़ाते हैं रेबिट होता है रेबिट, उसमें भी यू कैन से 20% फेट पाया जाता है. 20% जो एटलांटिक महासागर है जहाँ ठंडी ज्यादा पड़ती है, ओशियन जहाँ राउंड द ईयर बर्फ ज्यादा होता है, तो फिश होती है मछली व्हेल मछली, तो उसमें भी 55% फेट पाया जाता है. कितना? 55%. यू वोंट बिलीव 55% एना, कारण के एना बच्चे उसके जो न्यूबॉर्न होता है उसका मेटाबॉलिज्म के लिए इट रिक्वायर हायर फेट परसेंट. तो डिपेंडिंग ऑन आपका जो छोटा बच्चा है उसका ग्रोथ फैक्टर उसको बढ़ने का कितना दिन रखता है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस ये कंपोजिशन वेरीज होता है. सर कंटिन्यू करो के लगभग 2 लेक्चर जोसे मारे कंटिन्यू करो. आज ओके आई विल कंटिन्यू. ठीक है. दूधનું બંધારણ. अब हम ये जो आगे जो देख चुके हैं ना उसमें जस्ट ट्राई टू मेक दिस. गायનું दूध भारतीय इंडिजिनियस एंड विदेशी. ओके, आप इंडिजिनियस गांव और बफेलो इंडिजिनियस जो हमारी औलाद है भारतीय उसका कंपैरिजन एचएफ जर्सी के साथ करेंगे ना तो आप देखो पानी 86 या 87 है, एसएनएफ है 8.9% 9 यानी ये एक बार तो पैरेलल चल रहे हैं. फेड हमारे गाय के दूध में कभी करीब 4.6% है, एचएफ में 3.7% है. ऐसा एक थंब रूल है जो दूध ज्यादा देता है ना उसमें फेट परसेंटेज कम होता है. उसका मतलब ऐसा नहीं कि कभी कभी एचएफ में मुझे 4.5% भी फेट मिला है. प्रोटीन देखेंगे तो गांव जो हमारे इंडिजिनियस है भारतीय उसमें 3.3% फेट है, वेरेस विदेशी जो एचएफ जर्सी उसमें 3.5% फेट है. लैक्टोज दोनों में इक्वल है. एस कंटेन मिनरल्स ऑलमोस्ट सिमिलर. कैल्शियम 120 मिलीग्राम यानी 0.12% दोनों में 8 पार है, सिमिलर है. मैग्नीशियम हर एक तत्व अलग है. पर जिंक आप देखो जिंक एंड आयरन इट इज रिपोर्टेड 0.0005 ग्राम पर 100 ग्राम. वेरेस यहाँ विदेशी गाय में हमको मिला नहीं है या कहीं रिपोर्ट किया नहीं है किसी ने. क्लियर. अब कभी कभी हम वो बात करते हैं, हम लोगों तो प्योर साइंटिफिक बेच पढ़ाते हैं
लेकिन हमारा जो शास्त्र है आयुर्वेद, उसमें जो बात है हम कभी उसको टच नहीं कर पाएंगे। हम दूध है उसको दूध ही बोलते हैं, वेदर हमारा देसी काऊ मिल्क है या इंडिजिनस है या वेस्टर्न है फोरेन का। हमको तो पानी सब में कॉमन लगता है, फैट सब में कॉमन होता है, उसका प्रॉपर्टी देखेंगे तो कॉमन ही लगता है। लेकिन जब हम शास्त्र की बात करें तो हम क्या बोलते हैं, काऊ मिल्क सुपीरियर, गाय का दूध सबसे अच्छा है, भैंस का दूध रिलेटिवली कम अच्छा है। हम अभी A1 A2 का भी कॉन्सेप्ट आया है, कोई बोल रहे हैं कि हमारे जो गाय है उसमें हम बोलते हैं खून देती है ना, खून सूर्य नाड़ी हो, इसमें आपका ये क्या बोलते हैं गोल्ड की मात्रा ज्यादा होती है। विदेशी गाय में गोल्ड नहीं होता, A2 मिल्क A1 मिल्क होता है, वो डायबिटीज प्रोड्यूस करता है। देयर आर नंबर ऑफ थिंग कंट्रोवर्सी है। अब आप सोचो विदेश है, फॉरेन में विदेशी गाय ही है, खाली गाय है, देसी गाय तो नहीं है, तो उनको डायबिटीज का प्रॉब्लम ज्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू इंडियन। लेकिन दोनों का देखेंगे तो दोनों में हर एक को डायबिटीज का प्रॉब्लम ही मिलता है। सिमिलरली भैंस, हम भैंस अभी भैंस का दूध बात करेंगे तो कोई भी जो फार्मर्स होता है उस मेजोरिटी, हम मेरे 2-3 जो बंदे फ्रेंड्स है वो ओनली भैंस का ही दूध पीते हैं। तो भैंस का दूध में इट इज एक्सक्लूसिव A2 मिल्क, बराबर, उसका केमिस्ट्री भी अलग है, तो उसके फादर को डायबिटीज हुआ। अब हम बताते हैं कि ये A1 A2 ये हो रहा है, सो दो ये भी हो सकता है, लेकिन स्टिल देयर आर सो मेनी कंट्रोवर्सी, कोई आऊ के सो अभी हम इसमें ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन आयुर्वेद में जो बातें की गई है, सपोज गाँव मिल्क की बात करें तो मैंने बताया हम लोगों को तो सेम ही लगता है, एवरीथिंग सेम। लेकिन शास्त्रों में जो ब्लैक कलर की काला कलर की गाय होती है, जो हमारी ब्राउन कलर की यानी गिर गाय होती है, काऊ होती है, व्हाइट कलर की काऊ होती है, तो हर एक का गुण धर्म उसका प्रॉपर्टी अलग अलग होता है। जब हम एनालिसिस करते हैं हम लोगों को तो सेम मिलता है। तो सम ऑफ द कंस्टिट्यूएंट, जो इसमें जो छोटे छोटे कंस्टिट्यूएंट है, वो हमारे जो टेक्नोलॉजी है, हमारा जो मशीन है, उसको पकड़ नहीं पाती होगी। इसके कारण स्टिल हमारा जो अभी का जो साइंस है वो मैं बता सकता हूँ, वो शायद बैकवर्ड भी बोल सकते हैं। आज से पुरानों साल पे, हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने काऊ का मिल्क, इवन एलिफेंट मिल्क, हथनी का दूध का भी उन्होंने बात किया है। तो जो वैद्यगण है आयुर्वेद के जो जानकार है वो भी थोड़ा ज्यादा बताएंगे लेटर ऑन। अब हम जो जनरलाइज बात करें मिनरल्स, केटल यानी या काऊ मिल्क की बात करें, केटल यानी गाय, शीप, हॉर्स, बफेलो, ह्यूमन मिल्क, कैमल मिल्क, गोट अलग अलग गोट, डोंकी, तो उसमें भी कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम है। जो हमारे काऊ मिल्क है उसमें 120 मिलीग्राम पर 100 ग्राम होता है। शीप मिल्क में 200, मेयर यानी हॉर्स मिल्क घोड़ी, उसमें 132 मिलीग्राम पर 100 ग्राम है। बफेलो में कैल्शियम है वो रिलेटिवली कम होता है एज कम्पेयर टू तो हमारा जो क्या ये काऊ मिल्क है। सिमिलरली ह्यूमन मिल्क में ओनली 33 मिलीग्राम पर 100 ग्राम। कैमल में 114 to 116 मिलीग्राम पर 100 ग्राम। सिमिलरली जिंक, आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम, आयोडीन, सेलेनियम, ये हर एक मिनरल्स आपके अलग अलग जो एनिमल स्पीशीज है उसमें पाए जाते हैं। फिर विटामिन की बात करें तो विटामिन का भी कंसेंट्रेशन अलग अलग होता है। हम जो बात करते हैं ना कभी डिस्प्यूट होते हैं, स्पेशली विटामिन B12, तो मिल्क में विटामिन B12 होता ही है। हम बता दें कि ओनली जो बीफ होता है, मांस खाते, मच्छी खाते, या आपका जो नॉन वेजिटेरियन है वो इट इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन B12, ये बात गलत है। मिल्क स्पेशली आपका जो फर्मेंटेड फूड होता है उसमें भी विटामिन B12 की मात्रा पाई गई है। तो उसका जो कंसेंट्रेशन हो वो माइक्रोग्राम 10⁻⁻⁶, 10⁻⁶, मात्रा ओછી છે लेकिन वो तो है ही। देखो आप हमारे केटल काऊ मिल्क में 0.357 माइक्रोग्राम पर 100 ग्राम, ह्यूमन मिल्क में 0.03, शीप मिल्क में 0.7, गोट मिल्क में 0.07 और कैमल में 85 माइक्रोग्राम पर 100 ग्राम। विटामिन C खटास वो भी
हमारे मिल्क में पाया जाता है। लेकिन क्या होगा, जब मिल्किंग करेंगे तो विटामिन सी होता है, लेकिन धीरे 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 आप मिल्क को गर्म करेंगे तो विटामिन सी की मात्रा धीरे धीरे कम होगी। तो हमारे बॉडी में जो भी एसेंशियल विटामिन है, मिनरल्स है, वो मिल्क आपको सप्लाई करता ही है। यानी हमारे मिल्क में विटामिन ए जो हमारी आंखों के लिए अच्छा होता है, विटामिन डी जो हमारे बोन जो हड्डियां के लिए अच्छा होता है, विटामिन ए, डी, ई जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होता है, विटामिन ई जो आपको कभी कभी हम घी हमारी बॉडी में लगाते हैं तो इट इज रिच इन विटामिन ई, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है। वो विटामिन के जो लोही गंठावनी क्रिया में भी इट विल टेक्स पार्ट इन थायमिन, रिबोफ्लाविन, ये पानी में द्रव्य है, वाटर सोल्यूबल विटामिन है। सिमिलरली जो ये बात विटामिन ह्यूमन मिल्क में देखो, विटामिन B12 0.01 माइक्रोग्राम है, बफेलो में 0.25 to 0.9 माइक्रोग्राम पर 100 ग्राम, काउ मिल्क में 0.3 to 0.4 माइक्रोग्राम पर 100 ग्राम। फोलिक एसिड कभी कभी मूढ़ा में चालना पड़ जाए, अल्सर होता है तो नहीं डॉक्टर फोलिक एसिड की टैबलेट देते हैं, तो दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट इन मिल्क, ये मिल्क में पाए जाते हैं। इसलिए आप हमारे जो दोषी पुराण बोले ना कि मुंह में कभी छाले हो जाते हैं, तो भाई तुम मुंह में मिल्क का दूध का उगड़ा मुंगी भर के बैठ जा 2-3 मिनट, तो वो क्या होगा, जो फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी है, जो अल्सर होता है मिल्क में चांदा पड़े, वो उसको भी अच्छी तरह ट्रीटमेंट करता है। सो हमारा जो मिल्क है फुल रिच इन ऑल द न्यूट्रिएंट्स, બધા તત્વોથી ભરપૂર છે। हाँ, ये जो मैं बात किया, ये एफएसएसआई फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो हमारे जो एक रेगुलेटरी बॉडी है, हम फूड इंस्पेक्टर बोलते हैं ना, फूड सेफ्टी ऑफिसर। तो हमारे सपोज आपको मिल्क को सेल करना है तो दिस आर द मिनिमम प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड। सपोज मुझे दूध, भैंस का दूध सेल करना है तो उसमें मिनिमम 5% तो फैट होना ही चाहिए। सपोज मैं भैंस का दूध बेच रहा हूँ, उसमें पानी डाल के फैट का परसेंटेज 4 कर दिया तो मैं गलत बेच रहा हूँ, मुझे सजा हो सकती है। मिनिमम 9% एसएनएफ होता है मिल्क में। सिमिलरली काउ मिल्क 3.2% फैट होता है, एसएनएफ 8.3 होना ही चाहिए, इससे कम होगा तो आप मिल्क को नहीं बेच पाओगे। सिमिलरली गोट, शीप मिल्क, ઊંટણી दूध, અને आई एम हैप्पी टू इंट्रोड्यूस કે આ જે ઊંટણીના दूधના જે સ્ટાન્ડર્ડ છે करीब 2 या 3 साल पहले ही आए, और मेरी डेयरी साइंस, मेरी डेयरी केमिस्ट्री में माई सेल्फ मैंने खुद ऊँटनी के दूध कैमल मिल्क के हमने बहुत काम किया था। एंड हमारा जो डेटा था, हमने एफएसएसआई फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इट कम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इन न्यू दिल्ली, हमने ये डेटा मिनिस्ट्री को सबमिट किया था, और हमारे डेटा और दूसरे अन्य कॉलेज के डेटा को कंबाइन करके उन्होंने ये स्टैंडर्ड फॉर्मुलेट किया। ऊँटनी भैंस सॉरी कैमल मिल्क, दूसरा मिक्स मिल्क 4.5 8.5, ये इतना आपका होना ही चाहिए। अब हम हर एक के डिटेल में बात करेंगे, तो मैंने आगे तो थोड़ा मैंने बढ़ा लिया है। जो दूध में जो शर्करा होती है लैक्टोज, वो 4.5 to 5% होती है। मैंने आगे गलत लिखा है, 4 लिखा था, यू कंसीडर 4.5 to 5%। इट इज मेड ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, जो मैं बताया। दूध नो स्वीटनेस, मिठास लैक्टोज के कारण होती है। मैंने जो बताया, जो हमारा ब्रेन डेवलपमेंट, जो छोटा बच्चा होता है ना, उसको ब्रेन डेवलपमेंट के लिए मदर मिल्क बेस्ट है। तो उसमें मदर मिल्क में जो लैक्टोज होता है, लैक्टोज में मैंने बताया इट इज मेड ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, तो गैलेक्टोज है, गैलेक्टोज आपका ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। सिमिलरली लैक्टोज शरीर ना રહેલા सारा बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड को इंक्रीज करेगा। हाँ, लैक्टोज है तो लैक्टोज वो कैल्शियम को बाइंड करेगा। तब जब हम मिल्क पिएंगे तो लैक्टोज इज कन्वर्टेड टू लैक्टिक एसिड, एंड लैक्टिक एसिड को कैल्शियम के साथ जोड़ होके कैल्शियम लैक्टेट बनाएगा। तो हमारी बॉडी में कैल्शियम हम नहीं बताते कि भाई तो दूध पी, रात को दूध पीने से या दूध पीने से हमारी हड्डियां, हमारे जो बोन्स है वो मजबूत होते हैं। वो किस तरह मजबूत होता है, लैक्टोज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड, एंड लैक्टिक एसिड कैल्शियम के साथ कैल्शियम लैक्टेट बनाएगा, और कैल्शियम का एब्जॉर्बेंस वो हमारे बॉडी में अच्छी तरह
एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो लैक्टोज या दूध उसका ये भी इम्पोर्टेंस है, कैल्शियम, मिनरल्स। सिमिलरली प्रोटीन मैंने जो बताया 80% केसिन होता है, 20% वे प्रोटीन होता है। वो संपूर्ण प्रोटीन है, वो भी सुपाच्य, इजीली डाइजेस्टिबल है। केसिन है वे प्रोटीन। दूध में अन्य प्रोटीन केसिन, अल्फा लेक्टाल्ब्यूमिन, જે આપકા બોડીના ડેવલપમેન્ટ સ્નાયુ જે આપણે ટિશ્યુઝ होते हैं, જે टिश्यूज उसके फॉर्मेशन के ग्रोथ के लिए यू रिक्वायर वेरियस एमिनो एसिड। उसमें से जो अल्फा लेक्टाल्ब्यूमिन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो प्रोटीन का भाग है। लैक्टोफेरिन मैंने जो बताया वे प्रोटीन होता है, इसमें लैक्टोफेरिन होता है। जो बैक्टीरिया होता है ना उसमें उसको मार देता है, बैक्टीरिया सिंगल इफेक्ट। इम्यूनोग्लोबुलिन रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाती है। लाइसोजाइम these are the one of the enzymes which can, वो आपका जो बैक्टीरिया होता है उसको भी लीथल है, उसको मार देता है, तो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होता है। सिमिलरली जो बालक होता है, छोटे बच्चे, उसका शारीरिक, फिजिकल, मानसिक, मेंटल डेवलपमेंट के लिए मिल्क का इम्पोर्टेंस है। रेगुलर मिल्क करने से बताते हैं कि जो बच्चा होता है उसकी हाइट भी बढ़ती है। आई डोंट नो आयुर्वेद में किस तरह होता है, वो भी हम बात करेंगे। 1 से 3 ईयर तक लगभग 200 ml दूध का सेवन बालक को करने की संभावना, मिनिमम दूध तो पीना ही जाए। सपोज आप दूध ज्यादा नहीं पिएंगे तो आपकी डेफिशिएंसी होगा बॉडी में, एंड जो आपका जो ग्रोथ होता है वो भी नहीं होगा। देन विटामिन B12 जो मैंने बताया ना, जो अभी नाउअडेज हम ज्यादा बात करते हैं विटामिन B12। तो अब देखो RDA रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, हमारे ये बच्चे की बात कर रहा हूँ, तो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस 1 to 2 होना चाहिए। मिल्क में 0.54 होता है अमाउंट, बराबर, विटामिन। तो अब सपोज हम 200 ml मिल्क पिएंगे तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो ऑलमोस्ट 50% रिक्वायरमेंट कम होगा, यानी जो बायोअवेलेबिलिटी है लगभग 50% विल बी कंट्रीब्यूटेड बाय विटामिन मिल्क। दूध भारतीय ખોરાકમાં लगभग 49% 49% જેટલું વિટામિન બી પ્રદાન કરે છે। तो हमारे जो फूड होता है, वेजिटेरियन फूड होता है, उसका जो विटामिन B12 की हमको बॉडी को चाहिए उसका 40% 49% लगभग 50% वो हम मिल्क पीने से वो प्रोवाइड करेगा। विटामिन B12 वृद्धि, डेवलपमेंट, चेतापेशियों, हमारे जो ब्रेन डेवलपमेंट है, ओके, और जो स्पाइनल कोड है उसमें भी अगत्यનો ફાળો ભજવે છે। और जो रक्त संचार, ब्लड सर्कुलेशन, उसमें भी इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट। देन विटामिन ए, चालू रखो साहब, नहीं बस रुक जाइए, देखिए जस्ट रुक जाए। एक काम करिए આપણે जिंक સુધી રાખીએ, પછી ફેટ ચરબી નેક્स्ट टाइम કરીએ। આ વિટામિન્સ પછી આવતા હોય। ओके ठीक है, वेट, ओके, विटामिन्स एंड मिनरल्स नेक्स्ट टाइम। ठीक है सर। सो आई होप के तुमने समझ में आया होगा। एक्चुअली थोड़ा हिंदी गुजराती में भी मैंने बात किया, इवन अंग्रेजी में भी थोड़ा बात किया, लेकिन आप पर्सनली होते और मेरे पास ब्लैक बोर्ड होता, चौक पेन होता तो आपको ज्यादा और मजा आती। लेकिन मैंने जो बहुत ट्राई, अच्छा ट्राई माय बेस्ट लेवल कि आपको समझ में आया होगा। फिर से बता रहा हूँ कि जो हम तो जो लेटेस्ट एडवांस रिसर्च से पढ़ाते हैं, लेकिन 2019 से मैं गिरनारी मंडल के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और धीरे धीरे मुझे पता चल रहा है कि जो हमारे जो आज का जो साइंस है वो कभी भी हमारे जो ऋषि मुनियों ने जो बताया है उसको कभी भी मीट नहीं कर पाएगा। हमारा इतना एडवांस साइंस था आयुर्वेद में कि अभी वी कैन नॉट डिफीट दैट वन, कभी भी हम उसको पराजय नहीं कर पाएंगे, बराबर। अब नाउ सर आपको हैंड ओवर कर रहा हूँ। शुक्रिया डॉक्टर प्रभुति भाई एम मेहता साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, शुक्रिया, आभार। अब डॉक्टर ध्रुव सर से अनुरोध है कि वो वक्तव्य के बारे में 2 शब्द कहें। डॉक्टर ध्रुव सर।
मेरा तो ये सब्जेक्ट नहीं है। मेहता साहब तो उनके काफी माहिर आदमी है। सबसे 2-3 पॉइंट जो मेरे माइंड में आके हैं वो आपको बता देना चाहता हूँ कि एक तो देसी काव और बफेलो, ये जो हमारे पास ब्रीड है वो वर्ल्ड में हम यूनिक है। ये दो चीज में कोई भी वर्ल्ड में कोई भी आदमी ऐसा नहीं है उसको बाइट कर सकता। दूसरी चीज मैं बफेलो की एक बात बता दूं कि बफेलो में जो बात करते हैं एक्चुअली बफेलो का और बाइसन वो दो चीजें थोड़ी मिलती है। वो उनका ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन अफ्रीका में है, लेकिन एक भी बफेलो का दूध कोई पीता नहीं है। एक दफा अफ्रीका से हमारे वहाँ एक डेलीगेशन आया था। जब हम उनको जो हमारा जो कैटल ब्रीडिंग फार्म है वहाँ ले गए और उनको दूध पिलाया तो वो फोन पर वहाँ इमीडिएट अफ्रीका फोन किया और उसने बताया कि आज मैंने बफेलो का मिल्क पिया। तो ये चीज है। दो चीज है। दूसरी चीज है अवेलेबिलिटी भी हम काफी पीछे नहीं है। 450 मिलीग्राम पर कैपिटा जो अवेलेबिलिटी है अच्छी है, पर उनको काफी लोगों तक पहुंचना चाहिए, वही एक पॉइंट है। दूसरी जो एक बात किया है, जो नंबर वन वर्ल्ड में जो हमारा पॉपुलेशन है, अभी धीरे धीरे क्या है कि स्टॉल फीडिंग है और उसका थोड़ा साइंटिफिक लोगों पे वो चीज आ गई। और सबसे ज्यादा जो चीज में मिल्क रिवोल्यूशन में जो होने जा रहा है वो हमारा लोकल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना। और आनंद में मैंने देखा है जो बायोगैस पर वो सब चीजें चलाना और उसकी जो स्लरी है उनका भी पैसा अभी मिलने लगा है। तो उसकी वजह से अभी उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी और जो एनिमल को है उसकी केयर भी बढ़ेगी। वो दो चीजें पूरा जो हमारे देश में जो मिल्क का हमने जो रिवोल्यूशन किया है उसको आपको पढ़ना है तो एक दफा डॉक्टर कुरियन साहब की जो जीवनी है ऑटोबायोग्राफी है मारो स्वप्न, वो उसको पढ़ लो। और सबसे ज्यादा जो मैं चीज को मैं सबसे ज्यादा क्रेडिट देता हूँ पूरे कंट्री में तो त्रिभुवन दास पापा को देता हूँ, जिसने ये पूरा हमारा जो मिल्क इंडस्ट्रीज का नींव रखी थी। और ये जो भी डॉक्टर कुरियन भी अपनी जीवनी में लिखते हैं, जो भी मैं हूँ वो कुरियन जो त्रिभुवन दास पटेल के वजह से ही हूँ। उनका जो उसका उल्लेख है वो आप अच्छी तरह से उनको पढ़ना चाहिए। बाद में जो देसी का वोपेलो को मैंने बात की थी, एक मस्टाइसिस के बारे में जो बताया था उसका में जो प्रॉब्लम है एक्चुअली वो प्रॉब्लम हमारी थोड़ी जो सिस्टम जो पहले हम एनिमल को रखते थे उसमें थोड़ा बिगड़ा है, उसकी वजह से होता था। पहले क्या करते थे हम जब मिल्किंग करते थे तब उसको हम कैटल फीड देते थे और कैटल फीड में थोड़ा गुड़ दे देते थे। तो मास्टाइसिस क्या है उसकी वजह से मेन रीजन ये है कि आप पूरा एनिमल को मिल्किंग करते हैं ना तो एग्जॉस्ट हो जाता है, पूरा उनकी पूरी एनर्जी खत्म हो जाती है तो थक जाता है तो इमीडिएट बैठ जाता है। तब टाइम उनका जो आंचल जो टीथ है ना वो ओपन रहती है तो जमीन से जितने भी बैक्टीरिया है उसमें घुस जाते हैं और सक हो जाते हैं, उसकी वजह से हो जाते हैं। यदि आप उसको कैटल फीड दे दो अच्छा और उसमें थोड़ा गुड़ डाल दो तो एनिमल वो खड़े होके खाएगा और वो खड़े होके वो टाइम में उसका जो टीथ का जो ओपन है मीन्स के जो पोर ओपन होता है वो बंद हो जाएगा तो ये डिजीज का चांस बिल्कुल कम हो जाता है। ये चीज पर्टिकुलरली हमने मेस्टासिस का मैक्सिमम प्रॉब्लम गिर गांव में है और मिनिमम मैंने प्रॉब्लम देखा है तो ये आपका कांकरेज ब्रेड में है। तो ये एक चीज थी। बाद में जो स्टेबलाइजर की एक दफा सबने जो केसिन की बात की है तो केसिन का मैक्सिमम यूज तो मेडिसिन में होता है। उसमें जो मेडिसिन में रॉ मटेरियल में जो चीज डालते हैं उसमें करते हैं और स्टेबलाइजर में आइसक्रीम में ज्यादा से ज्यादा अगर पाउडर हो या तो गम एरेबिक दो चीज का यूज होता है। और एक चीज की मैं बताता हूँ कि जो मेहता साहब एक काफी ज्ञानी है और जो उसकी इंस्टीट्यूट है जो डेयरी कॉलेज है ये कंट्री की मानी जानी नहीं है, एशिया की सबसे अच्छी कॉलेज में मैं मानता हूँ। क्योंकि कभी भी कोई भी कॉलेज में आप जाओ तो वहाँ एक फैसिलिटी नहीं होती है, वहाँ 100% स्टूडेंट को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं। वो 85 में मैंने देखा था तो डॉक्टर कुरियन साहब ने
100 करोड़ रुपए की विद्या डेयरी लगाई थी। और वो विद्या डेयरी एक पूरा का पूरा, आप देखो ना, अमूल का जो प्लांट आपको नहीं देखना है, उसका 100% जो आपको प्लांट का एक मिनी वर्जन देखना है तो विद्या डेयरी देख लो। और 1 साल तक वहाँ स्टूडेंट जाते हैं, पूरा 8-8 घंटे का उसका ड्यूटी लगता है और पूरा स्टूडेंट पर ऐसी कोई भी, मैंने ये जो देखो ना, जो प्रैक्टिकल वे पर जो कोई भी टेक्निकल कॉलेज में होता है, ये पूरे एशिया में एक ही ऐसी कॉलेज है। क्योंकि मैंने करनाल में जो आपका नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, NDRI, इसमें भी इतना जो जो चीज है, एक कंसंट्रेटेड एक कॉलेज के लिए है, इतना ये चीज नहीं है। दूसरी भी एक चीज बता दूं कि एक इंडिजिनस जो स्वीट है, तब जो भी काजू कतरी है, बर्फी है, पेड़ा है, उसका स्टैंडर्ड बना के उसको कैसे बनाना, क्या उसका स्पीडी बनाना, उसके पेटेंट, ये सब ये कॉलेज से निकला है। और सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट मिल्क में है, वो मिल्क में सबसे मेन जो सब्जेक्ट है, ये मेन केमिस्ट्री है। और उसके बाद में पैरेलल में आता है माइक्रोबायोलॉजी। वो दो चीजों को आपको जानना चाहिए। मिल्क के बारे में एक चीज जो बताई, मैं जाट कम्युनिटी का एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। वहाँ जाट कम्युनिटी में मिल्क का सबसे ज्यादा यूज होता है। और वो लोग मुर्रा भैंस को घर पर रखते हैं और उनको एक बड़ा गर्व होता है उसके बाद जो अच्छी नस्ल होती है। तो उनके कभी स्टोरी में बताऊंगा, पर यहाँ तो मैं एक चीज मैं बताना चाहता हूँ। कोई भी जाट के घर में जाओ, वो लोगों का क्या है, मॉर्निंग में एक कटोरा कोई भी चीज खाए बिना, कोई भी नाश्ता किए बिना एक कटोरा दही खा लेंगे। तो उसकी वजह से क्या होता है कि पूरा इंटेस्टाइन है, पूरा जो अंतर है हमारा, उसमें पूरा ये दही का कोटिंग हो जाता है। मीन्स कोटिंग एक टाइप का लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का कोटिंग हो जाता है। उसकी वजह से कोई और भी मैक्रोब्स का जो प्रॉब्लम होता है ह्यूमन में, वो नहीं होगा। और सोते समय नाइट में कोई भी जाट आपके घर आएगा तो वो मांगेगा दो चीज, कि आपको मुझे नाइट में एक गिलास दूध दे दो, सुबह में एक कटोरा भर के दही दे दो, मीन्स 250 ग्राम 200 ग्राम जितना, तो मेरा हो गया। और उसको दो चीज न दो तो चलेगा। तो ये सब एक अच्छी चीज है। तो 2-3 चीज की जो मुझे बताना था, तो काफी अच्छा बताया। और मेहता साहब को मैं बधाई इसलिए देता हूँ कि जब आम लोगों को एक केमिस्ट्री की चीज को एक जो कॉमन लैंग्वेज में रखना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है, वो अच्छी तरह से समझाया, हमें भी बड़ा मजा आया। और सबसे ज्यादा मैं मितलिया साहब को भी अभिनंदन देता हूँ कि मेहता साहब को इनवाइट करके इसमें लाए। मेरा तो कोई सब्जेक्ट नहीं है, पर मैं जो थोड़ा मैनेजमेंट में सब चीजों में रहा, तो इसकी मैं थोड़ी आपको वो चीजें बता दी। थैंक यू। शुक्रिया, आभार।